Can you cite an example between two species where one is benefited and other is no harm, no benefit, no harm? Yes, it is epiphytes. प्लांट्स में epiphytes, जो epiphytes हैं, epiphytes are an example of commensalism. And animals में suckerfish, ये क्या होते हैं? What are epiphytes? Epiphytes, these are plants which grow on other plants. ये वो प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। ऐसा तो पैरासाइट भी करते हैं। यहाँ हमने पैरासिटिज्म लिखा है, पैरासिटिज्म, वहां पर भी पैरासाइट। अब कसकुटा, कसकुटा, अमरबेल येलो कलर की होती है, अकेशिया वगैरह के प्लांट्स के ऊपर चढ़ती है, उनके ऊपर रहती है, बट उनसे न्यूट्रिशन लेती है। अपने सक्कर अपना हस्टोरिया डेवलप करती है, रूट्स बनाती है, हस्टोरियल रूट्स, और उनको प्लांट की कंडक्टिंग टिश्यू में डाल देती है, तो उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है, उनसे छीन लेती है और पोस्ट को किल भी कर देती है। कई बार तो फिर सूख जाते हैं पेड़। लेकिन यहाँ पर जो प्लांट्स ऊपर ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने उनसे कुछ नहीं लिया। They grow on these plants just to get sunlight. छोटे पौधे हैं और सिंपल ऑर्किड्स, नोट कर लेना, ऑर्किड्स आर epiphytes. Epi means above, phyte means plants. ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं ऑर्किड्स, जो दूसरे पौधों पर ग्रो करते हैं, उगते हैं, लेकिन उनसे कुछ लेते नहीं हैं, उनको कोई नुकसान नहीं करते। तो फिर उनके ऊपर क्यों उगे हैं? बिकॉज ये छोटा होने की वजह से सनलाइट इनको अदरवाइज नहीं मिलेगी, तो ये उनके ऊपर ग्रो कर रहे हैं जस्ट टू गेट सनलाइट। इनको फायदा हो गया, इनको फायदा हो गया, सनलाइट मिल गई, बट उनको कोई फायदा नुकसान नहीं है, ग्रो कर रहे हैं। तो दिस इज कमेंसलिज्म। अब सक्करफिश, ये जो सक्करफिश है, रिमोरा बोलते हैं इसको, रिमोरा, ये शार्क के नीचे एक अपने सक्कर होता है इसके, उस सक्कर से शार्क के अंदर नीचे चिपक जाती है, और जब शार्क आते हुए कुछ आगे बढ़ेगी ना, उसके मुंह से जो बिट्स गिरेंगे उनको ये खा जाती है। रिमोरा फिश या सक्कर फिश, इस पे एक सक्कर होता है जिसकी हेल्प से इट अटैचेस इटसेल्फ टू द शार्क। शार्क तो बड़ी मछली है, वो जब खाती हैं और कुछ उनके मुंह से गिर जाता है, उसको ये खा जाती हैं। तो इतने बड़े शार्क को इस छोटे से सक्कर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चिप रही है उसके साथ लगा है, कोई नो, इट विल मेक नो डिफरेंस। बट इस छोटी मछली को, सक्कर फिश को फायदा हो रहा है दैट इट गेट्स फूड। उसका फेंका गया फूड या उसका गिरा हुआ फूड इसके काम में आ जाता है। तो इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। ये भी कमेंसलिज्म का ही एक है। तो इस टाइप का इंटरेक्शन है, और क्वेश्चन आपके पास है, the interaction between two species is plus and zero. तो नीचे कई ऑप्शंस दे रखे हैं, what will be the correct option? कमेंसलिज्म। आपको लर्न करना होगा, आपको क्रैंक करना होगा कि एक को फायदा, एक को ना फायदा ना नुकसान, तो इंटरेक्शन इज कमेंसलिज्म। अब कई बार क्या होता है कि एक स्पीसीज अपनी विसिनिटी में किसी दूसरे को ग्रो नहीं करने देती। अपने एरिया में किसी दूसरे को ग्रो ही करने। अब सब्जी के पौधे हैं, हम कहते हैं कि दूसरे जिन पेड़ों का छाया पड़ रहा है, वो सब्जी के नीचे, सब्जी वाले पेड़ यानी कि बड़े पेड़ के नीचे ना लगाएं, उसका इनहिबिटरी इफेक्ट है। वो क्या करता है, अपने नीचे किसी
दूसरी स्पीसीज को उगने ही नहीं देगा। तो नुकसान किसका हो रहा है? दूसरी स्पीसीज का। इसको तो कोई फायदा नुकसान, अगर ये उग जाता तब इसको क्या इससे कुछ भी नहीं मांगता था। तो अगर एक को नुकसान हो रहा है, एक को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, यहाँ पर साइन कर दो माइनस और यहाँ पर साइन कर दो 0। इस स्पीसीज को, बड़े पेड़ को ना कोई फायदा हुआ है ना कोई नुकसान हुआ है, बट अगर हम उसके नीचे कोई और छोटा पेड़ जिसको उगने नहीं दे रहा है उसको नुकसान हो रहा है, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड अमेंसिस। तो ये इंटरेक्शंस हैं, साइंस की हेल्प से कंपेयर करके देखें, फिर इनको डिटेल में भी अभी करेंगे, हम डिटेल में भी करना है। और क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, आप अपने माइंड में जरा सेट करें और इस इंटरेक्शन की टेबल को ऐसे ही सुपरफिशियली ना देखें, विद डेप्थ ऑफ माइंड इसको देखने की कोशिश करें और अपने माइंड में सेट करें। मैं आपको दे रहा हूं 2 और 3 मिनट्स, देन आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म। देखिए आपकी बुक के अनुसार रिलेशन रिलेशन ही कर देंगे हम। ये आपने अपनी कॉपी में उतारा होगा, इसको करिए जरा। बहुत अच्छी हैबिट है, कभी भी कॉपी से हाथ से लिखने की कोशिश मत करो, इट्स अ बैड हैबिट। सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, सब कुछ हो जाएगा बुक में से। अगर बुक में ही लिखा था तो फिर ये क्लास लगाने की क्या आवश्यकता हुई थी? कितनी बार मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि जब भी whenever you write with your hand, आप अपने हाथ से लिखते हैं, it is printed on your brain along with। लिखेंगे ही नहीं तो प्रिंट क्या होगा? अगर आप लिखेंगे तो कुछ तो प्रिंट ब्रेन पर भी जाएगा। जब आपने लिखने की कोशिश ही नहीं की है तो ब्रेन में तो कोई प्रिंट हुआ ही नहीं, आपकी बुक में लिखा है। और जब एग्जाम में लिखने बैठेंगे तो 0 रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अगर बुक में लिखा है पढ़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस विद प्रेडिक्शन। अभी मैंने क्लियर किया आपको व्हाट इज प्रेडिक्शन। ये कौन सा इंटरेक्शन है बिटवीन टू स्पीसीज? व्हेन वन स्पीसीज kill and killing and consumption, killing and consumption of smaller species। ब्रैकेट में कर देंगे कि स्प्रे बाई larger species, it is called predator। तो नई बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तो इसमें क्या होगा? किलिंग एंड कंजम्पशन, किलिंग एंड कंजम्पशन ऑफ स्मॉलर स्पीसीज। यहाँ पर वो स्पीसीज विच इज बीइंग किल्ड, जो मारी जा रही है, दैट इज कॉल्ड प्रे, एंड विच किल, जो मार देती है, दैट इज कॉल्ड प्रेडेटर, उसको प्रेडेटर कहेंगे। तो यहाँ पर किलिंग एंड कंजम्पशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड प्रेडेशन। एग्जांपल इसका क्या दिया था मैंने आपको? टाइगर एंड डियर
एंड herbivore एनिमल्स। जो herbivore हैं, चरने वाले पशु हैं, वो भी इसका ही एग्जाम्पल। यहाँ हम वो देखेंगे किस तरह से। तो फिर प्रेडेटर्स क्या क्या काम करते हैं? रोल ऑफ प्रेडेटर्स, जिस भी हैबिटेट में ये रह रहे हैं और जहां पर ये इंटरेक्शन हो रहा है, वहां पर प्रेडेटर्स का रोल क्या है? दे एक्ट एज कंड्यूट्स। कंड्यूट्स में जंक्शंस, और इसके कंड्यूट्स हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब प्रे की एनर्जी, आपने कहा था कि एक भैंस है, वो हर्बीवोर है, और इसको कौन खा रहा है? भैंस को ही खा जाएगा। डियर है, गॉट है, गॉट ले लो, इसको टाइगर खा रहा है। तो वो क्या है? एक अलग ट्रॉफिक लेवल है, वो कार्निवोर ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं फूड चेन में, जंक्शंस होते हैं फूड चेन में। इन्हीं जंक्शंस को हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स, जहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो जो प्रेडेटर्स हैं, दे एक्ट एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर। जंक्शंस हैं इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। रोल ऑफ प्रेडेटर्स कहां पर? इन फूड चेन कहें, फूड चेन में बता सकते हैं आप, या इकोसिस्टम में कहें, या किसी हैबिटेट में कहें। तो प्रेडेटर्स क्या क्या काम करते हैं? पहला काम करते हैं कि दे एक्ट एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन्स। तो प्रे, प्रेडेटर है, वो अपने प्रे को नुकसान कर रहा है या फायदा कर रहा है? जरा थिंक ओवर इट। एक प्रेडेटर है, एक प्रेडेटर है, क्या वो अपने प्रे को फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है? थिंक इट ओवर। प्रेडेटर्स की कंट्रोल ओवर prey species। predators की कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ऑफ prey, पॉपुलेशन ऑफ prey species। जो प्रेडेटर्स हैं वो किसको खाते हैं? अपने प्रे को। तो फिर अगर वो प्रे को खा रहे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं? इससे किसको फायदा हो रहा है? प्रेडेटर को तो अपना फायदा हो ही रहा है कि चलो उसको फूड मिल रहा है। क्या उसने प्रे को कोई फायदा नहीं दिया? अब देखिए, एक मैं यहाँ पर एग्जांपल करता हूँ वही फिर। यहाँ पर टाइगर है, टाइगर इज प्रेडेटर एंड डियर, डियर इज प्रे। कोई भी प्रेडेटर नहीं है, देयर इज नो प्रेडेटर इन फूड चेन। इस फूड चेन में कोई प्रेडेटर नहीं है। तो जो डियर हैं क्या करेंगे? वो घास खाते होंगे, घास खाएंगे, पूरी वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सारा घास खा जाएंगे, पूरी वेजिटेशन को खा जाएंगे। पहले जंगल में से घास खा रहे हैं, फिर अगर नहीं कुछ मिल रहा है आपकी फसलों को खा जाएंगे। तो क्या आपकी फूड चेन को डिसबैलेंस नहीं कर रहे हैं?
अब क्या आपकी फूड चेन को डिसबैलेंस कर रहे हैं या नहीं? तो अगर यहाँ पर टाइगर था, उसने इनकी पॉपुलेशन को कम किया, तो फिर घास बच गई कि नहीं बच गई? अगर घास ही खत्म हो गई, जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं घास, एनर्जी बनाते हैं, सन की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं टू केमिकल एनर्जी, करने वाले तो रहे नहीं। तो फिर इस फूड चेन के ऊपर जो और डिपेंडेंट है वो कहाँ जाएंगे? वो भी मर जाएंगे। तो देयर इज इम्बैलेंस और डिसबैलेंस। या फिर खूब प्लेंटी में ग्रास वहां अवेलेबल है और डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट होगी, एक्सप्लोजन होगा, इतने डियर हो जाएंगे, घास उतना नहीं रहेगा कभी, फिर ये आपस में लड़के नहीं मर जाएंगे। तो प्रेडेटर ने प्रे को भी बेनिफिट दिया है और फूड चेन को भी बेनिफिट दिया है। इस तरीके से नंबर ऑफ प्रे को रिड्यूस करके कंपटीशन को रिड्यूस किया है और चेन को बैलेंस बनाने में रोल किया है। तो प्रेडेटर्स एनर्जी ट्रांसफर की जगह पर भी काम आते हैं और प्रेडेटर कीप कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ऑफ प्रे। इससे फायदा क्या होगा? आपको पूरा करना है टू मेक द फूड चेन बैलेंस्ड एंड टू रिड्यूस इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रास्पेसिफिक मींस एक स्पीसीज के बीच में बहुत से डियर बढ़ गए, नंबर ऑफ डियर इंक्रीज होगा, तो उनमें कौन सा कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा? इंट्रास्पेसिफिक। तो ये प्रेडेटर के बारे में आपको दो बातें जरूर ध्यान में रखनी है कि प्रेडेटर्स क्या क्या बेनिफिट आपको देते हैं। तो क्या प्रे भी कुछ अपना इंतजाम करते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए? कुछ डिफेंस तो चाहिए, नहीं तो प्रेडेटर सबको खा जाएंगे। अरे प्रेडेटर का तो काम है खाना, उसने खाना को खा जाना है, तो उनके पास कुछ डिफेंस का मैकेनिज्म है क्या? नोट कर लें। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म मींस बचाव का तरीका। डिफेंस मैकेनिज्म्स इन प्रे टू लीजन, लीजन मतलब कम करना, और टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होता है प्रभाव ऑफ प्रीडेशन। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास कि व्हाट आर वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स? मैंने लिखा नहीं है, बस इतना लिख दिया है, व्हाट आर वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स इन प्रे टू लीजन, लीजन मैंने रिड्यूस, कम करना, द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन, प्रीडेशन का असर खत्म हो, प्रीडेटर से बचने के लिए प्रे के पास कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? ये क्वेश्चन बन गया आपके पास, और आंसर क्या लिखेंगे आप? क्वेश्चन कब बन जाएगा? व्हाट आर, ये ऐड करो, व्हाट आर वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स इन प्रे टू lessen द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे के पास क्या क्या हो सकता है? बताइए। आप रूरल बैकग्राउंड में भी रहते हैं, देखते होंगे। कुछ फ्रॉग्स, फ्रॉग को कौन खा जाता है? फ्रॉग इज प्रे, स्नेक इज प्रेडेटर। स्नेक क्या है? प्रेडेटर है। मैं लिखा हूं यहाँ स्नेक विच इज प्रेडेटर, और फ्रॉग विच इज प्रे। लिखेंगे आप अपने आप, अंडरस्टैंड करें। प्रेडेटर है, प्रे है। तो ये फ्रॉग क्या करता है? इट डेवलप्स कैमोफ्लेज। क्या डेवलप कर लेता है ये? कैमोफ्लेज, चेंज इन इट्स कलर।
अपने कलर में चेंज कर लेता है ताकि अपने प्रेडेटर को नजर ना आए। गिरगिट की तरह गिरगिट का रंग बदल लेता है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैमोफ्लेज। तो जो फ्रॉग हैं या कुछ इंसेक्ट्स हैं, आपने ऐसे इंसेक्ट्स देखे होंगे, घास में रहते हैं, ड्राई ग्रास में, और ऐसा ही कलर बना लेते हैं जैसा ड्राई ग्रास को। अरे ड्राई ग्रास, अब राम का घोड़ा जिसको कह रहे हो ग्रास होकर, वो ग्रीन इन कलर है, और जो ग्रास में रहता है वो भी ग्रीन है। तो ग्रीन के अंदर वो अपने प्रेडेटर्स को दिखाई देने से बचने के लिए क्या डेवलप किया है, कैमोफ्लेज। तो ये एक तरीका है कैमोफ्लेज या चेंज इन कलर टू हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर्स। एक मेथड आप लिख लेंगे, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एक कैमोफ्लेज जो है ये एक बचाव का तरीका है। सेकंड मेथड क्या है कि सम प्रे स्पीशीज दे आर पॉइजनस। प्रे स्पीशीज कैसी हो जाती हैं, पॉइजनस। और अगर ये पॉइजनस हो गई, अगर ये पॉइजनस हो गई तो इनको प्रेडेटर नहीं खाएगा, डिसटेस्टफुल भी हो सकती है ये। अगर पॉइजनस है और उसको ये खा लेता है प्रेडेटर, तो प्रेडेटर ही नहीं मर जाएगा क्या? तो ये पॉइजनस बन जाती हैं, और पॉइजनस बन के दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, डिसटेस्टफुल। जो प्रेडेटर है वो अगर इनको खाएगा तो इनका टेस्ट बड़ा खराब हो जाता है, अपना टेस्ट खराब कर लेता है। अगर वो टेस्ट खराब होगा तो प्रेडेटर उसको नहीं खाएगा। मोनार्क बटरफ्लाई, जो मोनार्क बटरफ्लाई है, उसके प्रेडेटर के लिए इतनी डिस्टेस्ट है कि वो इसको देख के छोड़ देता है। और छोड़िए आप कैलोट्रोपिस, अब मैं पशुओं पे आ जाता हूँ क्योंकि पशु भी तो प्रेडेटर हैं। राजस्थान में कितनी कैलोट्रोपिस आग आग के पौधे खड़े हैं, पूरा डेजर्ट में आग कैलोट्रोपिस ही भरे होते हैं। कैलोट्रोपिस जानते हैं आप? अरे कैलोट्रोपिस आग का पौधा जिसमें से तोड़ो तो दूध सा निकलता है, वो व्हाइट, और वो बॉल से लगती हैं, कैलोट्रोपिस। तो इसके अंदर कुछ पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स। अगर इनको कोई एनिमल खा लेगा, कोई प्रेडेटर खा जाएगा, तो वो प्रेडेटर ही मर जाएगा। तो आपने कभी नहीं देखा होगा राजस्थान में या डेजर्ट में कैलोट्रोपिस को कोई पशु खाता हो, बताइए मेरे को। बकरियां हैं वो और घास चल जाएंगी, कैलोट्रोपिस को कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि उनको पता है इसके अंदर कोई पॉइजनस चीज है, हार्मफुल चीज है जो उनको बीमार करेगी। तो यहाँ किसने बचाव किया अपना? प्रे ने। प्रे क्या था यहाँ पर? कैलोट्रोपिस। बचाव किससे किया? प्रेडेटर से। अब वो प्रेडेटर ही नहीं रहेगी। ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हैं। कभी कभी 2 मार्क्स में दे देते हैं कि प्रे के पास कौन सी मैकेनिज्म है जिनके द्वारा वो प्रेडेशन के खतरे को कम कर। जब तक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके नहीं लिखेंगे अपने लैंग्वेज में, तो ये समझा हुआ यहीं रह जाएगा, भूल जाएंगे। आप इसको लैंग्वेज में बनाइए और इन 2 पॉइंट्स को जरा लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। यू में हेल्प ऑफ योर बुक, उसकी हेल्प भी ले सकते हैं आप। सिर्फ 2 मिनट्स मिलेंगे आपको।
आई थिंक आपने ट्राई किया होगा और आपने लिख लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, जरूर लिखा होगा आपने 2 पॉइंट्स को, आई होप सो। और अगर नहीं लिखा है तो इट इज अप टू यू, अब आपका ही फायदा है, आपका नुकसान है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स, अब एक हैबिट है हर्बीवोरी। व्हाट इज हर्बीवोरी? हर्बीवोरी ये प्रेडेटर्स हैं, एनिमल्स हैं, प्रेडेटर एनिमल्स which eat grass. Grass means plants. Plants means herbs. ये herbs को खाते हैं। उन herbs के पास भी तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि वो अपने आप को बचा सकें हर्बीवोर एनिमल से। काऊ, बफेलो, गॉट, डियर, ऑल दीज आर हर्बीवोर्स। गाय भी घास खाती है, काऊ, बफेलो, डियर, ये सब क्या हैं? दीज आर हर्बीवोर्स। और जिस ग्रास को खा रहे हैं वो प्रे बन गया है, तो उसके पास बचाव का क्या तरीका है? आप एक लाइन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि प्लांट्स, प्लांट्स को खाएंगे ये, हर्बीवोर्स किसको खाएंगे? ये क्या है हर्बीवोरी? हैबिट ऑफ ईटिंग ग्रास। ग्रास मीन्स प्लांट्स बाय प्रेडेटर्स। तो अब इन प्रेडेटर से बचने के लिए ये जो प्लांट्स हैं, जो ग्रास हैं, वो क्या मेथड, क्या डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं? तो प्लांट्स, आप एक लाइन लिखने के ऊपर आप लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं इसमें डाउट नहीं है कि आप लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जो कहा जाता है उससे पहले ही आप लिख लेते हैं, गुड, आई अप्रिशिएट यू। तो इसमें क्या हो रहा है? प्लांट्स डेवलप मैनी मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस कहें या स्ट्रक्चर्स कहें। अब कांटे अगर उनमें पैदा हो जाएं, प्लांट्स में कांटे पैदा हो जाएं, तो जो प्रेडेटर उनको खाएगा वो कांटे उसको चुप जाते हैं उन्होंने, तो फिर प्लांट का बचाव का तरीका हो गया कि जो प्लांट्स हैं दे डेवलप मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल रिस्पॉन्सेस। थॉर्न्स हैं थॉर्न्स हैं मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स, कांटे इसमें होते हैं थॉर्न्स। अकेशिया, पीपल में, या कैक्टाई, कैक्टस के प्लांट हैं, इनमें भी कांटे होते हैं, तो इनको कोई भी पशु चलेगा नहीं या कम चढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके मुंह में कांटे भी लग सकते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है। थॉर्न्स इन अकेशिया एंड कैक्टाई, ये कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं? मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। उनकी मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है। इनके डेवलप होने से जो ग्रेजर्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, करने वाले हैं, वो इनको ग्रेज नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा, नंबर 1। सेकंड पॉइंट क्या है? डेवलप सर्टेन केमिकल्स, ये अपने अंदर कुछ केमिकल्स बना लेते हैं which make the grazer sick। अगर कोई चरने वाला पशु इन प्लांट्स ने अपने अंदर क्या डेवलप कर लिया है?
कुछ केमिकल्स, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैलोट्रोपिस अपने अंदर क्या डेवलप कर लेता है, कुछ लाइकोसाइड्स केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो खाने वाला है तो कुछ प्रेडेटर है उसको ही बीमार कर देंगे। तो फिर वो क्यों उनको खाने लगा जब वो खा करके बीमार हो रहा है, हैं? तो मेक द ग्रेजर थिक, उसको ये रोक देंगे या उसकी फीडिंग को ही इनहिबिट कर देंगे, डाइजेशन को खराब कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। डाइजेशन खराब हो जाएगा, उसको फीडिंग हैबिट को इनहिबिट कर देंगे या उसको किसी और तरीके से बीमार कर देंगे। कैलोट्रोपिस का एग्जांपल आप दे सकते हैं। कैलोट्रोपिस, उसमें क्या होता है, कुछ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और ये ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हैं, उनको बीमार करते हैं। तो आपके पास दो मेथड्स बन गए हैं, हॉर्न्स आ गए हैं या केमिकल्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और अपने अंदर स्टोर भी कर लेते हैं। जैसे ही इनको कोई ग्रेजिव पशु खाएगा तो डिफेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरी ऑब्लिक आप ग्रेजिंग भी करते हैं। ग्रेजिंग भी तो हर्बीवोर्स ही करते हैं, चरने का काम भी तो वही करते हैं, तो उनसे बचना है प्लांट्स को। तो ये दो मेथड्स सफिशिएंट, जिनके द्वारा, जिनकी हेल्प से जो प्लांट्स हैं दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ग्रेजिंग। इनको देखिए जरा दोनों को। और इसके साथ ही हम प्रीडेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने देख लिया है प्रे के पास क्या बचाव का तरीका है, हमने देख लिया है ग्रेजर्स के अगेंस्ट प्लांट्स में क्या डिफेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। ये दो तरीके बताइए जिससे जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को ग्रेजिंग से बचाते हैं, और कितना आसान तरीके से मैंने आपको क्लियर किया है। अब इसको रिटेन करना और इसको एक्सप्रेस करना लैंग्वेज में, इट इज योर ड्यूटी। 2 मिनट्स लें एंड आफ्टर 2 मिनट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंपटीशन। वैसे तो हमने कर ही लिया है कंपटीशन। टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट में अपनी एनसीईआरटी बुक की हेल्प लें और करें इनको जल्दी। मैं देख करके टाइम दे रहा हूँ आपको। लेट्स स्टार्ट विद कंपटीशन। क्या बोला था मैंने, कंपटीशन से नेगेटिव। both infecting species are दोनों को ही नुकसान हो रहा है। अब जो कंपटीशन है, यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट कंपटीशन, अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं
तो यूजुअली जो कंपटीशन है वो विद इन सेम स्पीसीज हमने ज्यादा माना है, यानी इंट्रा स्पेसिफिक ज्यादा स्क्वायर, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इट इज मोर सीवियर, ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि एक स्पीसीज की फूड रिक्वायरमेंट, ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट, हैबिटेट सब कुछ एक जैसा होगा। इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा में विद इन सेम स्पीसीज, एक स्पीसीज है, रैट्स हैं, आपने एक कमरे में को छोड़ दिया है और एक अनाज का एक कंटेनर आपने डाल दिया 10 kg, अब वो उसको खा खा के फटाफट अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे। जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे तो उनमें क्या होगा? कंपटीशन इंक्रीज होगा, क्योंकि सारे रेट्स ही पैदा होंगे रेट से, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। फिर क्या होगा? खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा कुछ दिन के बाद, रहने के लिए तो जगह बचेगी ही नहीं, क्योंकि वो स्पेस लिमिटेड है। तो फिर क्या होगा? नुकसान हो जाएगा कि नहीं आपस में ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ही नहीं होता। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि साइट एन एग्जांपल वेयर टू अनरिलेटेड स्पीशीज दे शो कंपटीशन। एक एग्जांपल शो करें, एग्जांपल टू शो कंपटीशन बिटवीन अनरिलेटेड स्पीसीज। कंपटीशन होता है, कुछ कम होता है, लेकिन कोई ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या इसका? यस, अमेरिकन लेक्स में, अमेरिकन लेक्स, वहां पर विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड होती हैं। फ्लेमिंगो बर्ड्स, ये विजिटिंग बर्ड्स हैं, बाहर से आते हैं, उन लेक्स में रुक जाते हैं और किसको खाते हैं? फीड ऑन zooplankton, feed on zooplankton. What are zooplankton? Small organisms, उनको खाते हैं और वहीं पर इन्हीं लेक्स में फीड करते हैं। They also feed on zooplankton. अब तक दोनों में कंपटीशन हो जाएगा कि नहीं? वो भी zooplankton को खाने की कोशिश करते हैं, ये भी करते हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, वो बर्ड्स हैं, वो फिश हैं, the two are unrelated, but फिर भी कंपटीशन है। तो एक एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप? विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड्स इन अमेरिकन लेक्स एंड लोकल फिश, both of which feed on zooplanktons.